नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। मैं अनीता पारेख, प्रवक्ता, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय, ब्रह्मपुरी, जयपुर। विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज़ में हमने नागरिक शास्त्र विषय का अन्य विषयों के साथ सह संबंध का अध्ययन किया। अपने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के इस वीडियो में हम बाकी शेष जो विषय रहे थे उनसे नागरिक शास्त्र का क्या संबंध है उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने इस वीडियो की ओर। नागरिक शास्त्र तथा नीति शास्त्र। नीति शास्त्र मनुष्य के आचरण, विचार, सत असत, औचित्य अनौचित्य आदि का ज्ञान है। नीति शास्त्र से तात्पर्य उस ज्ञान से है जिसके द्वारा धर्म अधर्म, अकर्तव्य कर्तव्य, शुभ अशुभ तथा पाप पुण्य आदि में भेद किया जाता है, अंतर किया जाता है। नीति शास्त्र हमारे अच्छे बुरे आचरण का, धर्म अधर्म का, उचित अनुचित का आदि का मापदंड निर्धारित करता है। अर्थात क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमारे लिए उचित है, क्या अनुचित है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है आदि सभी बातों का मापदंड निर्धारित करने का कार्य नीति शास्त्र द्वारा किया जाता है। यह शास्त्र मानव को अच्छे मार्ग पर चलने तथा बुरे मार्ग से बचने की शिक्षा प्रदान करता है। नीति शास्त्र को स्पष्ट करते हुए कुछ विचारकों ने, कुछ विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं। इनमें सबसे पहले मैकेंजी नीति शास्त्र मानव जीवन में निहित आदर्शों का अध्ययन है। सिस्विक ने कहा है, नीति शास्त्र इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्तियों के लिए कर्तव्य तथा अकर्तव्य क्या है। डीवी ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है, नीति शास्त्र आचरण का वह विज्ञान है जिसमें आचरण के औचित्य अनौचित्य तथा अच्छाई बुराई पर विचार किया जाता है। विद्यार्थियों, ये कुछ विद्वानों ने नीति शास्त्र को स्पष्ट करने हेतु परिभाषाएं प्रस्तुत की थी। अब हम जानेंगे नीति शास्त्र तथा नागरिक शास्त्र में क्या संबंध है। नागरिक शास्त्र तथा नीति शास्त्र का संबंध। नीति शास्त्र के अध्ययन का जो केंद्र है वह आदर्श व्यक्ति होता है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का केंद्र यदि नागरिकता की दृष्टि से देखा जाए तो आदर्श व्यक्ति ही होता है। इस तरह से ये दोनों शास्त्र आपस में संबंधित होते हैं। इनके संबंध को हम निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। नागरिक शास्त्र आदर्श नागरिक के निर्माण से संबंधित विज्ञान है। आदर्श नागरिक वही हो सकता है जो अपना जीवन नीति शास्त्र द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुकूल व्यतीत करे। नीति शास्त्र आदर्श मानव के निर्माण में सहायता प्रदान करके आदर्श नागरिक के निर्माण में सहायक होता है। नीति शास्त्र के अभाव में नागरिक शास्त्र अपने उद्देश्य, क्या उद्देश्य होता है नागरिक शास्त्र का? आदर्श नागरिक का निर्माण करना, इसकी पूर्ति नहीं कर सकता। आदर्श नागरिक बनाने के लिए उसे नीति शास्त्र का सहयोग लेना ही होता है। दूसरा है, नागरिक शास्त्र राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में व्यावहारिक कदम उठाकर नीति शास्त्र के लिए सहायक होता है। जो भी राजनीतिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं नागरिक शास्त्र हेतु, उनके लिए नीति शास्त्र सहायता प्रदान करता है। इसे संबंध को स्पष्ट करने के लिए प्रोफेसर पुंतांबेकर ने कहा है, यदि नीति शास्त्र दर्शन है तो नागरिक शास्त्र आदर्श जीवन का आचरण है। विद्यार्थियों, ये हमने नीति शास्त्र तथा नागरिक शास्त्र में या नागरिक शास्त्र तथा नीति शास्त्र में क्या संबंध है इसके विषय में चर्चा की। हालांकि इन दोनों में आपसी संबंध है,
परंतु फिर भी इन दोनों शास्त्रों में कुछ भिन्नता है। ये दोनों शास्त्र एक दूसरे पर निर्भर हैं, फिर भी दोनों शास्त्र अलग अलग हैं। इन दोनों के क्षेत्र अलग हैं। नीति शास्त्र का जो क्षेत्र है वह नागरिक शास्त्र की अपेक्षा अधिक व्यापक है। नीति शास्त्र समग्र मानवीय आचरण का अध्ययन करता है, जबकि नागरिक शास्त्र नागरिक क्रियाकलापों तथा आचरण का ही अध्ययन करता है। दूसरा जो इनमें अंतर है, तीसरा जो अंतर है, देखो पहला अंतर इनके क्षेत्र का हुआ। नागरिक शास्त्र का क्षेत्र उतना व्यापक नहीं है जितना नीति शास्त्र का। दूसरा, नीति शास्त्र समग्र मानवीय आचरण का अध्ययन करता है, जबकि नागरिक शास्त्र नागरिक के क्रियाकलापों और आचरण का ही अध्ययन करता है। तीसरा इनमें जो डिफरेंस है वह है नीति शास्त्र आदर्श प्रधान है और नागरिक शास्त्र उसकी अपेक्षा व्यवहारिक है। तो विद्यार्थियों, ये था नागरिक शास्त्र तथा नीति शास्त्र में संबंध तथा क्या उनमें अंतर है। अब हम जानेंगे नागरिक शास्त्र तथा मनोविज्ञान। नागरिक शास्त्र तथा मनोविज्ञान जिस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञान है, उसी तरह नागरिक शास्त्र तथा मनोविज्ञान में भी घनिष्ठ संबंध है। कुछ वर्षों से राजनैतिक चिंतन के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक राजनैतिक चिंतकों के रूप में एक नया संप्रदाय उत्पन्न हुआ है। इस संप्रदाय में बैजहॉट का नाम सर्वप्रथम आता है। बैजहॉट पर मैकडूगल और दुर्खिम आदि मनोवैज्ञानिकों की रचनाओं का प्रभाव पड़ा था। विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे नागरिक शास्त्र तथा मनोविज्ञान में क्या संबंध है। नागरिक शास्त्र सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। सामाजिक व्यवहार को समझने में मनोविज्ञान नागरिक शास्त्र की सहायता करता है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों से सामाजिक व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। इस प्रकार मनोविज्ञान आदर्श नागरिकों के निर्माण में सकारात्मक रूप से सहायता प्रदान करता है। मनुष्य का प्रत्येक कार्य और व्यवहार एक मनोवैज्ञानिक परिवेश की उपज होता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझें तो हिटलर या मुसोलिनी, इनका जो निरंकुश शासन का आधार था वह उनके मानसिक तथा उनके देशवासियों के मनोविज्ञान की ही उपज था। मनोविज्ञान ही सरकार को स्थिर तथा लोकप्रिय बनाने में सहायक होता है तथा साथ ही साथ यह विशेष प्रकार की सरकार स्थापित करने तथा कानूनों को जनता के व्यवहार के अनुकूल बनाने का कार्य भी करता है। तो विद्यार्थियों, ये तो था मनोविज्ञान और नागरिक शास्त्र के अंतर्गत संबंध, नागरिक शास्त्र व मनोविज्ञान का संबंध। अब हम इन दोनों में कुछ अंतर है, उस अंतर को समझेंगे। नागरिक शास्त्र तथा मनोविज्ञान में अंतर। यद्यपि ये दोनों ही शास्त्र एक दूसरे से संबंध रखते हैं, परंतु फिर भी इन दोनों ही शास्त्रों में कुछ अंतर है। ये दोनों ही शास्त्र एक दूसरे से पृथक हैं। नागरिक शास्त्र नागरिक जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन करता है, जबकि इसके विपरीत मनोविज्ञान सिर्फ मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। नागरिक शास्त्र का प्रमुख विषय नागरिकता होता है, जबकि मनोविज्ञान चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मानवीय अवस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम आदर्शवाद का पुट देखते हैं, जबकि मनोविज्ञान में व्यवहारिकता पर ही बल दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये था नागरिक शास्त्र तथा मनोविज्ञान में क्या संबंध है तथा इन दोनों के क्षेत्र किस प्रकार पृथक हैं, ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। अब हम बात करेंगे नागरिक शास्त्र तथा भूगोल। भूगोल पृथ्वी का अध्ययन करता है, अर्थात विश्व के प्राकृतिक दशाओं का विवेचन करने का कार्य भूगोल के द्वारा किया जाता है। किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति उसकी भौगोलिक स्थितियों पर ही निर्भर होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं इंग्लैंड को उसकी भौगोलिक स्थितियों ने ही एक व्यापारिक राष्ट्र बनाया। इसके अतिरिक्त
कुछ विद्वानों ने यह भी माना है कि प्राकृतिक वातावरण मनुष्य के रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा, उसके शारीरिक गठन आदि को भी निर्धारित करता है। और इतिहास इस बात का साक्षी भी है कि शिवाजी के विजय का जो प्रमुख कारण था वह उनकी भौगोलिक स्थितियां ही थी। आधुनिक काल में कुछ भूगोल शास्त्री भी इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हैं। उनका विचार है कि भूगोल मानव का अध्ययन करता है। यह सत्य भी है कि वह अपने प्राकृतिक वातावरण से कुछ न कुछ सीखता है, परंतु यह उसके ऊपर पूर्णतया निर्भर नहीं है। आज के युग में मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है और जो कुछ भी मनुष्य सीखता है वह मानवीय अर्थात सामाजिक तथा प्राकृतिक वातावरण के परस्पर सहयोग के माध्यम से सीखता है। और नागरिक शास्त्र मानव का अध्ययन करता है। इसका भूगोल से जो संबंध है वह इस बात से है कि मानव प्राकृतिक वातावरण के सहयोग से किस प्रकार सीखता है और यह प्राप्त किया हुआ अनुभव मानव समाज के कल्याण में कहाँ तक उपयोग करता है या कहाँ तक इससे सहायता लेता है या ये ज्ञान कहाँ तक मानव की सहायता करता है। भूगोल अप्रत्यक्ष रूप से मानव को प्रभावित करता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि किसी भी देश की जो आर्थिक दशा होती है उसकी भौगोलिक स्थिति पर निर्भर होती है। यदि किसी राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, उसकी भूमि, जलवायु, खनिज पदार्थ आदि सभी साधन अच्छे हैं तो उस राष्ट्र की आर्थिक दशा भी अच्छी होगी। और जब आर्थिक दशा अच्छी होती है तो नागरिक शास्त्र की सहायता से मनुष्य को कर्तव्यपरायण नागरिक बनाया जा सकता है और एक आदर्श सामाजिक जीवन की स्थापना की जा सकती है। भौगोलिक स्थितियाँ मानव समाज के कल्याण में सहायता प्रदान करती हैं। इस तरह से नागरिक शास्त्र का शिक्षक भूगोल का यथास्थान पर समन्वय स्थापित करके विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कर सकता है और जिसको उत्पन्न करना ही नागरिक शास्त्र के अध्यापक का प्रमुख लक्ष्य होता है। तो विद्यार्थियों, ये था नागरिक शास्त्र तथा भूगोल में संबंध। अब हम जानेंगे कि नागरिक शास्त्र तथा सामान्य विज्ञान में क्या संबंध होता है। शिक्षा के अंतर्गत समन्वय की विचारधारा ने पाठ्यक्रम को बहुत हल्का बनाने में सहयोग दिया है। इस विचारधारा से पूर्व स्कूल में अलग अलग विषयों को अलग अलग रूप में पढ़ाया जाता था और इसी के फलस्वरूप पाठ्यक्रम में बहुत से विषयों का समावेश था। प्रत्येक विषय को पृथकता देने के कारण सरकार से जो आर्थिक अनुदान प्राप्त करना था वह यानी प्रत्येक विषय को जो अलग अलग पृथकता दी जाती थी उसका जो प्रमुख कारण था वह था सरकार से आर्थिक अनुदान प्राप्त करना। परंतु समन्वय की जो विचारधारा आई इसने बहुत से अलग अलग विषयों का एकीकरण कर दिया। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि को समन्वित करके एक नया विषय सामाजिक अध्ययन बनाया। इससे पहले ये सब पृथक पृथक विषय थे। दूसरी तरफ भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान इसकी पाठ्य सामग्री को भी एक साथ एक रूप में रखकर एक नवीन विषय का निर्माण किया गया जिससे कि सामान्य विज्ञान के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो पृथक पृथक थे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र इन सब का समन्वय करके इनके समेकित रूप को ही सामान्य विज्ञान के नाम से जाना जाने लगा। हाई स्कूल स्तर तक, जूनियर हाई स्कूल स्तर तक जो ये सभी विषय थे ये अलग अलग रूप से पढ़ाए जाते थे। अब इन्हें एक समन्वित पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाने लगा है। सामान्य विज्ञान से नागरिक शास्त्र का किसी भी तरह का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, परंतु फिर भी यह अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक शास्त्र से संबंधित है। किस तरह से है? नागरिक शास्त्र में हम छात्रों को सफाई की महत्ता पर बल देते हैं। इसमें हम उनके शारीरिक व घर, पड़ोस, ग्राम, नगर आदि की सफाई के विषय में चर्चा करते हैं और नागरिक का यह कर्तव्य भी है कि वह अपने घर, मोहल्ले, ग्राम, नगर आदि की सफाई पर ध्यान दे।
साधारण या सामान्य विज्ञान की शाखा जीव विज्ञान शारीरिक अंगों, उनकी बनावट, क्रिया, उनकी सुरक्षा के विषय में ज्ञान प्रदान करती है। और जब तक बालकों को अपने शरीर के अंगों, उसकी बनावट, उसकी क्रियाओं का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वे अपना स्वास्थ्य ठीक प्रकार से स्थिर नहीं रख सकेंगे। जीव विज्ञान के द्वारा संतुलित भोजन के विषय में ज्ञान दिया जाता है। जब नागरिक शरीर से स्वस्थ नहीं होगा तो वह समाज के लिए एक तरीके से भार बन जाएगा। शरीर को रोगों से बचाने के लिए सामान्य विज्ञान हमें बहुत से नियमों का ज्ञान देता है। सामान्य विज्ञान वैज्ञानिक आविष्कारों के विषय में भी जानकारी प्रदान करता है और नागरिक का यह परम कर्तव्य है कि वह इन आविष्कारों का उपयोग मानव समाज के कल्याण हेतु करे और इन आविष्कारों की सहायता से वह मानव के जीवन को सुखमय बनाए। सामान्य विज्ञान इस तरह से हमको ये बताता है कि सभी पेड़ पौधों में जीवात्मा होती है। नागरिक शास्त्र का शिक्षक सामान्य विज्ञान से समन्वय स्थापित करके अपने छात्रों में दया तथा सहानुभूति की भावना को उत्पन्न कर सकता है। हमें सभी जीवों के साथ दया तथा प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, न केवल मनुष्यों तथा जानवरों के साथ, यानी हमें जीवों के ऊपर भी प्रेम और दया की भावना रखनी चाहिए, केवल मनुष्यों पर ही नहीं। इस तरह से एक नागरिक शास्त्र का शिक्षक सामान्य विज्ञान से समन्वय स्थापित कर सकता है या इन दोनों में आपसी संबंध इस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। विद्यार्थियों, ये हमने नागरिक शास्त्र तथा सामान्य विज्ञान के संबंध को समझा कि किस प्रकार ये अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब हम जानेंगे नागरिक शास्त्र तथा साहित्य। नागरिक शास्त्र शिक्षण के कुछ प्रकरणों में साहित्य के साथ सहसंबंध स्थापित किया जा सकता है। साहित्य की विविध विधाओं, काव्य, नाटक, उपन्यास, जीवनी, कहानी आदि में ऐसे महापुरुषों का चित्रण प्राप्त होता है जो छात्रों में आदर्श नागरिकता के गुणों के विकास के लिए उत्प्रेरणा प्रदान करते हैं। उनके चारित्रिक गुणों से छात्रों में त्याग, देशभक्ति, परोपकारिता, सेवा भाव, वीरता आदि को विकसित किया जा सकता है। साहित्य के साथ सहसंबंध स्थापित करके नागरिक शास्त्र के अध्यापन को रोचक बनाया जा सकता है, उपयोगी बनाया जा सकता है। साथ ही साथ छात्रों को राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थिति से भी अवगत कराया जा सकता है, क्योंकि जो साहित्य का निर्माण किया जाता है वह उस समय की परिस्थिति को देखते हुए किया जाता है। तो साहित्य के माध्यम से हम विद्यार्थी को उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक हर तरह की स्थिति से अवगत करवा सकते हैं। इस तरह से विद्यार्थियों, हम ये कह सकते हैं कि नागरिक शास्त्र के शिक्षक को इस शास्त्र के शिक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है तो उसे अन्य विषयों के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। दूसरे विषयों से संबंध स्थापित करना उसके लिए इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक प्राप्ति के लिए आवश्यक ही नहीं है, बल्कि उसे शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करते हैं। और शिक्षा का जो प्रमुख लक्ष्य है वह बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना होता है और इसकी प्राप्ति हमें तभी हो सकती है जब शिक्षक अपने विषय को दूसरे विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित करके उसका अध्ययन करवाता है। तो इस तरह से नागरिक शास्त्र विषय का अन्य विषयों से सहसंबंध स्थापित करके एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर सकता है। विद्यार्थियों, ये हमने नागरिक शास्त्र का सभी सामान्य विज्ञानों के साथ में तथा सामाजिक विज्ञानों के साथ में अध्ययन किया कि क्या इनका सहसंबंध है। आशा करती हूँ आपको ये सहसंबंध समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।